निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कोटा में, कोटा के बारे में देश में कई तरह के जो विचारक हैं अपने अपने विचार दे रहे हैं। आज हमारे साथ हैं कुशेश्वर दास, एडिशनल कमिश्नर, और उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इस बारे में कहना चाहते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और जिस तरह कोटा में कोटा की बात कही गई, इससे समाज पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। क्या कुछ जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्या समाज पर फैसला पड़ेगा? समाज पर कहीं बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये आपको ये आरक्षण जो है बिल्कुल मैंने क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी करके टोटल आरक्षण खत्म कर रहा है। वो कैसे सर? जैसे मान लीजिए आप क्रीमी लेयर कर दिए, ठीक है, तो क्रीमी लेयर में जो ऊपर पढ़े लिखे हैं जितने भी, उनको जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हट गया। अच्छा, जो थे भी उनको ऐसे भी छांट रहा था कि ये नॉट फाउंड सुटेबल। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई NIT का, अच्छे यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर में हो, तो उसमें क्या होता था, उस जो इंटरव्यू में जाते थे क्वालिफिकेशन सब कुछ है, लेकिन कमीशन जो मेंबर रहते थे बोर्ड क्या कहता था कि वो ये नॉट फाउंड सुटेबल, ये इस पोस्ट के लायक नहीं है, छंट गए। अब उसमें तो जब वो नहीं, हमारे क्रीमी लेयर जिसको आज सुप्रीम कोर्ट करा, जब वो नहीं जा सकते हैं तो नीचे का क्या है, कहाँ से जाएंगे? ऊपर छट गए, नीचे बच गए, तो नीचे वाले को क्या होगा? तो नीचे वाले का तो वैकेंसी नहीं है, गवर्नमेंट सब सर्विस भेज दी है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास, जब सबको इवन देखिए लेटरल एंट्री से ले रहे हैं, UPSC का ख़त्म हो गया उसका मर्यादा, तो आपको कहाँ हम जाएंगे? जैसे आप जब नॉट फाउंड सुटेबल करके क्रीमी लेयर को निकाल दिए तो बचे हैं क्या? जो बचेंगे तो कहेंगे आप तो क्वालिफाइड ही नहीं हैं, तो आप तो ऐसे भी नौकरी से चले गए। तो अच्छा, दूसरी बात क्या की है सरकार, जैसे मान लीजिए सब बेच दिया सर्विस, रेलवे बेच दिया, रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, मिलिट्री, तो बचा ही नहीं। तो जब बचा ही नहीं तो हम नौकरी कहाँ, आरक्षण तो ख़त्म हो गया। तो जब एक तो क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया, नीचे आरक्षण जो बचा, तो आरक्षण जब नौकरी नहीं है तो नौकरी 100% भी आरक्षण दे दे तो हमको क्या फ़ायदा? आरक्षण का कोई फ़ायदा नहीं जब नौकरी ही नहीं है। अब जो है, अब आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ना है, अब हमको है हिस्सेदारी की लड़ाई लड़नी है कि हमको हर चीज़ में हिस्सा हो, जुडिशियल में हो, एग्जीक्यूटिव में हो, मीडिया में हो, सभी चीज़ में हमारा हिस्सेदारी हो। ज़मीन जायदाद, अब ज़मीन किसी के पास क्यों? हम भी तो यहीं से, किसी के पास 1000 बीघा क्यों रहेगा? हम क्यों रोड पर सोएंगे? हमको हिस्सेदारी चाहिए। अब आरक्षण की लड़ाई लड़ने से वो तो हमको अगर झुंझुना थमा रहे हैं, हम आरक्षण की नहीं, अब इससे बढ़ के हमको हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना है, तभी हम सफल हो सकते हैं। एक बात बताइए सर कि जिस तरह से आज़ाद हुआ भारत, उसके बाद कई लोगों के पास 1000 बीघा, 10,000 बीघा, बहुत सा बीघा ज़मीन था, और कई लोग देश के ऐसे थे जो फुटपाथ पे सोने के लिए मजबूर थे। ऐसा क्यों हुआ? क्यों मतलब किसी के पास ज़्यादा और किसी के पास बिल्कुल ही ज़मीन नहीं थी? इसका सरकार का क्या नीति था? सरकार की यही नीति। देखिए, बिहार सबसे पहले जब आज़ादी के बाद जो यहाँ बना, तो श्री बाबू थे कि उस समय भू सुधार के नियम लागू किए थे, लेकिन उसको ज़मींदार होने नहीं दिया। अच्छा। लागू ही नहीं दिया। और जब कश्मीर में जो लागू हुआ, कश्मीर में उसके बाद सब कश्मीर सक्सेस, शेख अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री बने, जिसको उसमें प्रधानमंत्री कहा जाता था, वो जब मुख्यमंत्री बने थे तो क्या हुआ था उसमें? वही भूमि सुधार की, नहीं सबको बराबर मिलना चाहिए, जिसके चलते उनको अभी ठहर जहाँ जिसके चलते उनको वहाँ से उनको जाके जो है मुखर्जी बंगाल वाले, जो क्या नाम था उनका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जाके वहाँ पर उनके विरुद्ध में कि नहीं, जब उसके 370 के नाम पर जो वहाँ गए थे कि वही मैंने, ये भी तो जमींदार परिवार का था ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो वो जमींदारी को जब उन्मूलन ख़त्म करने लगा शेख अब्दुल्ला साहब, सबको ज़मीन देने लगा। हमको भी जो पंजाब से स्वीपर गया था सबको ज़मीन देने के लिए था बाड़ी, उसके विरुद्ध में वो वहाँ गया था। 370 हटाने का तो बहाना था एकदम। सर, एक सवाल और सर, देखिए भारत में
मुख्य दो पार्टियां हैं, एक कांग्रेस है, एक भारतीय जनता पार्टी है। पिछले कई सालों से कांग्रेस का शासन रहा और पिछले कई साल से भाजपा का भी और इंडिया गठबंधन की शासन है। कहा जाता है, कई संगठनों का कहना है कि ये दोनों जो पार्टियां हैं किसी न किसी रूप में आरक्षण को डैमेज कर रही है। ये तो कहना आपको बिल्कुल सही है, लेकिन आप उठा के देखिए, कम से कम इतना तो हम जानते हैं कि अब तक जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी था मनुवादी लोग, और इसमें लेकिन कम से कम उसमें लोक लाज जो भी था जिसके चलते हम लोग को सर्विस मिला। इवन जब इमरजेंसी के टाइम में देख लीजिए उसमें बैकलॉग भर गया था, माने बैकलॉग तक खाली नहीं था, तो जिसके चलते कम से कम इससे तो बेटर था कांग्रेस, इससे बेटर था। अब क्या है, इन्होंने क्या, जब ये आना शुरू किए तो इन्होंने तो नौकरी ख़त्म कर दिया। तो जब नौकरी ख़त्म कर तो आपको आरक्षण 100% देगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी पिछले दिनों एक बैठक हुई थी प्रधानमंत्री जी के साथ में और उसके बाद बयान आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है और उसके द्वारा जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और उसके बाद कुछ दिन बाद हरियाणा सरकार ने आरक्षण में कोटा की वर्गीकरण की बात कर दी और उसमें नौकरी की 50-50% बांट दिया। तो ये कैसा नीति है? देखिए, ये नीति बिल्कुल ही गलत है एकदम। हमको करें को तो प्रधानमंत्री बोल दिए कि हम नहीं हटाएंगे। वो इस इलेक्शन के पहले 2024 के लोकसभा इलेक्शन के पहले उनके इकोनॉमिकल एडवाइज़र वो लिखे हैं, हेगड़े एमपी कर्नाटक के, उनका बीजेपी के, प्लस अयोध्या से जो खड़ा होते हैं एमपी, वो बोल चुके हैं कि हम इस संविधान को ख़त्म करेंगे, 400 हमको आएगा। तो पहले बोल चुके, उस समय काहे नहीं बोले कुछ? ठीक है, अब उनको नहीं मिला, सरकार तो अथी पर बैसाखी पर है, तो उसके चलते आप नहीं बोल रहे हैं जाके संविधान को तरीके। लेकिन आपको संविधान का तो महत्व कहाँ रखा? संविधान का महत्व रखे नहीं। संविधान में तो आपको संविधान के अनुसार जो चलना था तो उसमें तो 10% आरक्षण नहीं था। अच्छा सर, 10% जो गरीब स्वर्ण को दिया गया, ये आप कह रहे कि संविधान के अनुरूप नहीं है? उसमें तो है जो शैक्षणिक रूप से, जो शैक्षणिक हो, जो सोशली हो, उसको आरक्षण था। जो डिप्रेस क्लास है, जैसे दलित है, अनुसूचित जनजाति है, इन लोग के लिए था ना बनाया था। जो एग्रीमेंट हुआ पूना पैक्ट उसके अनुसार था। लेकिन ये तो आर्थिक कर दिए और उस पर जुडिशियल से ही पास करा दिए, तो सब जगह भरे हुए हैं वो तो उसको कर दिए। जैसे देखिए, आरक्षण का जो प्रावधान था, आरक्षण का मूल प्रावधान डिप्रेस क्लास का था। लेकिन आजकल आप जिससे भी पूछिएगा, जो भी लोग आम जनता है उससे पूछेगा कि आरक्षण किसको मिलना चाहिए, तो बोलता है कि गरीब आदमी को मिलना चाहिए, जबकि इसको गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है। देखिए, दो तरह से अभी भी जो है, आज के तिथि में भी आप देखे होंगे जो संसद का अंग होते हैं राष्ट्रपति महोदया, तो जिसका उसके अंग को जो है, जब शिलान्यास नए संसद भवन को हो रहा था तो वहाँ भी गोविंद साहब को नहीं बुलाया गया था। शिलान्यास में, उद्घाटन में भी हमारे राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाया गया। जो उसका अंग है, राष्ट्रपति अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों मिलके उस अंग है। तो जब उसको नहीं बुलाए, उसके बाद देख लीजिए उनको, जब राष्ट्रपति को आप ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, जैसे आप मंदिर गए थे, ये जगन्नाथपुरी गए थे, गोविंद साहब राष्ट्रपति होके उनको धक्का दे के निकाल दिया, क्यों नहीं सरकार एक्शन ली? उसको क्यों नहीं जेल में डाला? दूसरी बात, अभी जो है, अभी आडवाणी जी को जो दिए ये भारत रत्न, तो उसमें क्यों लेके गए राष्ट्रपति महोदया को वहाँ उनके आवास में? उसके बाद आप देखे होंगे, वो देखिए उठा निकाल के प्रिंट होगा, उसमें ये बैठे हुए हैं आडवाणी, मोदी जी बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी, लेकिन वो हमारी राष्ट्रपति महोदया खड़ी है। क्या ह्यूमिलिएशन नहीं हुआ ये? तो जब राष्ट्रपति महोदया का आप ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ आज भी अगर जो आप गांव में किसी टाउन में चले जाइए, आप जात बता दीजिए कि हम जात, हम आपके यहाँ रेंट पर रहना चाहते हैं, आपको भाड़ा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जब भाड़ा नहीं मिलेगा, प्लस आपको 3000 साल से आप अभी भी आप एगो मंदिर में देख लीजिए, कौन है मंदिर में? सब जगह वो आरक्षित है। तो हम आरक्षण तो आपको नहीं ना दिया है। गरीबी उन्मूलन के लिए इसका योजना बनता था, पंचवर्षीय योजना। गरीबी जैसे आप लोन दे दीजिए, हम
दुकान के लिए, ठेकेदारी के लिए, उसके लिए गरीबी उन्मूलन, ये गरीबी उन्मूलन ये नहीं है, ये आरक्षण है आपको समानता के लिए। जो शैक्षणिक में हम पिछड़ गए हैं, जो हम सामाजिक स्तर से पिछड़ गए हैं, छुआछूत जो मानते हैं, बराबर हो जाएंगे तो नहीं मानेंगे ना, उसके लिए आरक्षण है। एक बहुत बड़ी बात अभी सामने आई है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आप ही के लोग, आप जैसे जो क्लास 1 के ऑफिसर हैं या कुछ लोग जो आगे कुछ बढ़ चुके हैं, उन लोगों का दुश्मन हो चुके हैं। मतलब कि लग रहा कि उनका हक आप ही खा रहे हैं और आप ही उनको गरीब बनाए हुए हैं। कैसे उनको समझा पाइएगा? ये समझाने का यही तरीका है। जैसे आप मान लीजिए सपोज कि जैसे अभी जीतन राम मांझी हमारे केंद्रीय मंत्री भी वो कह रहे हैं कि नहीं सही है। वो देखिए, आप अगर इसमें गहराई में जाइए तो आपको जैसे ऊपर से जो क्रीमी लेयर हमको निकाल दिए, किसी भी पोस्ट के लिए क्रीमी लेयर ही खत्म हो गया, तो जो पोस्ट निकलेगा तो उसमें जो नीचे बचेंगे नॉन क्रीमी लेयर, तो उसकी योग कहेगा आप तो योग्यता नहीं है। तो ये आपको योग्यता के नाम पर आप भी छट जाइएगा। तो आप जैसे मान लीजिए आज हम जैसे अभी भी हमारा मुसहर समाज जो है, आप पूरे प्रदेश छोड़ दीजिए, पटना के आसपास घूम जाइए, मुख्यमंत्री आवास से 2 किलोमीटर के बाद जो भी जितने ही मोहल्ले हैं, अभी बेचारा क्या कर रहा है, वो उसका बाल बच्चे पूरा शराब बना रहा है। तो कहाँ पढ़ाएगा? जब वो पढ़ेगा ही नहीं तो चपरासी भी नहीं होगा, न मैट्रिक भी नहीं करेगा, तो उसको कहेगा वो IAS कहाँ से बनेगा? जिसको आप चपरासी के योग नहीं समझिएगा, क्लर्क नहीं होगा, ड्राइवर भी नहीं होगा, उसको आप IAS कैसे बनाइएगा? तो कहेगा ये तो कोई कहाँ है, कैसे इसको IAS बनेगा? ये तो नहीं है कोई। पूरे देश में इस तरह का प्रचार हो रहा है, आप ही के लोग के साथ कुछ लोग मिल गए हैं और कह रहे हैं कि इसको मिलना चाहिए। जो व्यक्ति कभी उसको कुर्सी पर बैठना नहीं देना चाह रहा था, वो व्यक्ति उसको हक दिलाने के लिए आगे आया। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अभी आपको जो हमको जो है, हमको कोई तो कह रहे हैं कि सबसे पहले अब हमको वो नहीं लड़ना है, आरक्षण से हम लड़ रहे हैं तो हम गलती कर, हमको तो लड़ा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जड़ है RSS संघ, वो लड़ाना चाह रहा, ताकि हम एक तो हम छट गए, हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है कि हम दुकान भी चलाएंगे, व्यापार करेंगे, ठेकेदारी करेंगे, नीचे बच गए। तो नीचे आप तो क्वालिफिकेशन ही भी आपका नहीं है। आपको जैसे कहे, मतलब अभी मेडिकल में देख लीजिए, अभी करोड़ रुपया लगता है। अच्छा, आजकल जो निजीकरण कर दिया है, सबसे पहले तो हमको निजीकरण को रोकना होगा शिक्षा में। जैसे आप गली गली देख लीजिएगा, अभी हमारे बच्चे पॉलिथीन चुन रहे हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे? तो जैसे ऊपर वाला जब छट गए तो नीचे वाला तो कहेगा तुम तो क्वालिफिकेशन नहीं, तुम्हारे पास योग्यता ही नहीं है। अच्छा, आने वाला मेरा पीढ़ी जो है, ये अगर हम नहीं लड़े, हमको लड़ना है अभी कि हमको हक चाहिए, अधिकार चाहिए। जैसे स्कूल सबको जाए, सभी बाल बच्चे क्लास 1 से लेके हमको सरकारी में हर तरह की सुविधा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, तब माने हमको मिलजुल के लड़ना होगा, तभी हम पहुंच पाएंगे। नहीं तो हमको आपस में वो लड़ा रहा है, तो समझ गया कि क्रिमिनल हम खुश, नीचे वाले खुश हो गए कि हमको, अरे जब हम नीचे क्रिमिनल हट गए तो नीचे वाले जो बच गए, तो वो तो आपको तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तो आप तो ऐसे ऑटोमेटिक छट गए। तो आरक्षण का महत्व क्या रहा? अच्छा, जो मिलने वाले हैं तो उसको तो प्राइवेट कर दिया, जो ऊपर हायर हैं उसको नॉट फाउंड सुटेबल हो गया, उसके बाद क्रिमिनल का नाम हटा दिया, तो खत्म, आरक्षण का महत्व खत्म हो गया। अब हमको आरक्षण 100% भी दे दे तो हम उसके लिए उस पर समझौता नहीं करेंगे। हमको अब मांगना है कि हिस्सेदारी हो। हमको एक भी माने जैसे हर शिक्षा में एक भी स्कूल, जैसे स्कूल से लेकर उस पर सभी जगह मेरा आदमी, हमको जितना जो बैकलॉग हो उसको भरे, जो भी नीचे उसको निजी संस्था जितने भी कर रही हैं प्राइवेटेशन, या तो उसमें हमको जितना आरक्षण मिलना है या तो प्राइवेट ख़त्म कर दें। अभी तो हमको मिलजुल के प्राइवेटेशन को ख़त्म करना है और हिस्सेदारी मांगना है, तभी आरक्षण, नहीं तो आरक्षण का कोई महत्व नहीं होगा। 100% भी कर देगा तो कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि अब हम लोग को आरक्षण नहीं, हकदारी की लड़ाई लड़ना है, और जल जंगल जमीन और जितनी भी संस्था है, सारे संस्था में हमको अधिकार चाहिए, हमारा हिस्सा चाहिए, हमारे जनसंख्या के अनुपात में चाहिए, हमारे लोगों को शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, प्राइवेटाइजेशन का ख़त्म होना चाहिए, और जिससे कि हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार के कानों तक हमारी बात पहुँच सके। धन्यवाद, जय हिंद। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से।